हो सकता है क्योंकि तुम्हारे बॉस के नीचे काम करते हैं और तुम्हारा बॉस किसी और के नीचे काम करता होगा। सबके ऊपर कोई ना कोई तो होता ही है। वैसे तो विराज ने उन बॉडीगार्ड्स को हिंट दे दिया था, लेकिन वो विराज के इस हिंट को कहां समझने वाले थे। उन्हें लगा जैसे विराज उन्हें ज्ञान बांट रहा है। बस लड़के, बहुत हुआ। तुझे एक बार बोलने का मौका क्या दिया? तू तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कब से चपड़ 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 बोलता ही जा रहा है। शांति रख। जैसे ही एक बॉडीगार्ड ने विराज से ये कहा, वैसे ही विराज ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा होटल चलते हैं। विराज के मुंह से ये शब्द सुनकर उस बॉडीगार्ड को हंसी आ गई थी। बहुत जल्दी है तुम्हें होटल में जाने की? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वो वेटर इंचार्ज तुम्हें हमारे बॉस से बचा लेगा? पागल, हमारा बॉस बहुत ही रूथलेस इंसान है और होटल द व्रिसा में वो नरक का राजा है। पता नहीं तुम आज इस होटल से जिंदा लौट के जा पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी अच्छी किस्मत पर डिपेंड करेगा। लेकिन भाई, ये तो कह रहा है कि ये होटल के इंचार्ज को जानता है। कहीं हमारे बॉस को खतरा तो नहीं है इस लड़के से? दूसरे बॉडीगार्ड ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन रजाक जो आसपास में ही था, उसे अपने आदमियों का विराज से बात करना कुछ पसंद नहीं आया। तुरंत ही उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा, बहुत हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पर, काम पर ध्यान दो, लेकर जाओ इन दोनों को। जैसे ही उन लोगों को रजाक का ऑर्डर मिला, वैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे होटल द व्रिसा की तरफ बढ़ने लगे थे। डिंपल की मर्सिडीज बेंज पहले से ही होटल द व्रिसा के एंट्रेंस पर मौजूद थी और देखते ही देखते अभिमन्यु की कार भी वापस होटल द व्रिसा पहुंच गई थी। जैसे ही डिंपल ने अभिमन्यु को देखा, वैसे ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, हबी, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। इसी के साथ डिंपल के कदम अभिमन्यु की तरफ बढ़े और डिंपल ने अभिमन्यु को अपने गले से लगा लिया था। जब डिंपल अभिमन्यु के गले लग रही थी, तभी कार के दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और नंदनी भी कार से बाहर निकली। जैसे ही डिंपल की नजर नंदनी पर पड़ी, वैसे ही डिंपल कंफ्यूज्ड हो गई थी। हबी हबी, ये एयरपोर्ट नहीं जा रही है क्या? डिंपल ने अभिमन्यु से पूछा। कुछ हो गया है शायद, बड़े बॉस ने हम दोनों को होटल बुला लिया। तुम्हें कुछ समय के लिए होटल में छुप जाना चाहिए, वरना बड़े बॉस को लगेगा कि मेरा परिवार होटल में ही रहता है। डिंपल को अभिमन्यु की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था और अपनी ही बात अभिमन्यु के सामने रखते हुए बोली, अभी उन दो लफंगों को रजाक ने पकड़ लिया है, वो भी यही मौजूद हैं। क्यों ना तुम उन्हें पहले अच्छा लेसन सिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरा मर्द कितना मर्दाना है। डिंपल की बातों को सुनकर नंदनी जोर जोर से खांसने लगी थी। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसे नहीं पता था कि डिंपल ऐसा कुछ बोलेगी जिससे आपके दिल की हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगेगी और आपका चेहरा ब्लश करने लगेगा। बिस्तर में बोले जाने वाले डायलॉग भरी दोपहरी में डिंपल के मुंह से बाहर आ रहे थे। नहीं, वो सब अभी नहीं। अगर बड़े बॉस को पता चल गया ना, तो अच्छा नहीं होगा। बेबी, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? तुम जाओ अभी और कुछ देर के लिए कमरे में ही रहो। जब बड़े बॉस से हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तब हम उन दोनों लफंगों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? अभिमन्यु ने एक बार फिर से समझाते हुए कहा। अभिमन्यु की बात सुनकर डिंपल ने तुरंत ही अपना सर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोला, अभी मुझे भी तुम्हारे बड़े बॉस से मिलना है। मैं पहले कभी इतने बड़े लेवल के आदमी से नहीं मिली हूँ। हे भगवान, इस औरत का मैं क्या करूं? डिंपल की बात सुनकर अभिमन्यु मनी मन अपनी किस्मत को कोसने लगा था। शायद डिंपल को भी इस बात का एहसास हो गया था। तुरंत ही डिंपल ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अभी तुम परेशान मत हो, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। अब वो आएंगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। डिंपल के जिद्दीपन को देखकर भला अभिमन्यु और कर भी क्या सकता था। अभिमन्यु ने शांति से डिंपल को समझाते हुए कहा, ध्यान रहे, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। फालतू की बकवास तो प्लीज प्लीज मत ही करना। बड़े बॉस का गुस्सा बहुत ही वियर्ड है।
हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे तो डिम्पल ने अभिमन्यु को प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन मनी मन अभिमन्यु को बहुत डर लग रहा था। जिस बॉस से अभिमन्यु को डर लग रहा था, वही बॉस होटल द व्रिसा का मास्टरमाइंड भी था। सिर्फ होटल इंडस्ट्री से ही उसके पास 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। ऐसे इंसान के साथ अभिमन्यु अपनी बीवी को लेकर जाने वाला था। उसकी पतलून ढीली नहीं होगी तो फिर क्या होगी। अभी अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी होटल के एंट्रेंस पर ब्लैक एसयूवी आकर रुकी। डिंपल ने तुरंत ही उस कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी वो दो लफंगे इसी कार में हैं। रजाक उन्हें लेकर पहुंच गया है। ओह! डिंपल की बात सुनकर अभिमन्यु चौंक गया था। उसकी नजर भी उस ब्लैक एसयूवी पर जाकर अटक गई थी। जैसे ही वो कार रुकी, वैसे ही उस कार के पीछे दो और कार आ गई और देखते ही देखते काले कपड़ों में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने विराज और जितिन वाली एसयूवी को घेर लिया था। रजाक, उन दोनों कमीनों को यहां लेकर आओ। जैसे ही डिंपल का आदेश बॉडीगार्ड्स ने सुना, वैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलकर विराज और जितिन को खींचते हुए कार से बाहर निकाला और धक्का मारता हुआ उन्हें आगे बढ़ाने लगा, जैसे मानो किसी गाय या बैल को चराने ले जा रहा हो। जैसे ही अभिमन्यु की नजर विराज और जितिन पर पड़ी, उसके शरीर में कपकपी होने लगी थी। ऐसा लगा जैसे उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। एक तरफ अभिमन्यु गहरे सन्नाटे में खोया हुआ था, तो दूसरी तरफ डिंपल को विराज और जितिन को देखकर बहुत मजा आ रहा था। अभी देखा तुमने, यही है वो दो लफंगे। मैं रजाक को बोल देती हूँ कि उन्हें किसी कमरे में बंद कर दे। पहले हम तुम्हारे बड़े बॉस से मिलेंगे और उसके बाद इन दोनों से निपटेंगे। अभी आज तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसी के साथ डिंपल ने एक बार फिर से रजाक को आदेश देते हुए कहा, रजाक, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, ले जाओ इन्हें, रुक जाओ। जब अभिमन्यु ने सुना कि डिंपल रजाक को विराज और जितिन को वहां से ले जाने के लिए कह रही है, तो अचानक से अभिमन्यु अपने शौक भरे ख्यालों से बाहर निकल आया था। हालांकि डिंपल को पता नहीं था कि अभिमन्यु मनी मन क्या सोच रहा है, लेकिन अभिमन्यु की इस हरकत को देखकर डिंपल को लगा कि अभिमन्यु को उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। तुरंत ही डिंपल ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और अपना मुंह खोलते हुए बोली, मैं जानती थी कि तुम, मेरा पति, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तुम मेरे गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? बेवकूफ, पागल, नॉनसेंस। डिंपल को देखते हुए अभिमन्यु के मुंह से कुछ ऐसे ही शब्द बाहर निकले, जिसे सुनकर डिंपल को यकीन नहीं हुआ और तुरंत ही अभिमन्यु से कहा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? अभिमन्यु को अभी डिंपल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुरंत ही अभिमन्यु ने डिंपल को धक्का दिया और उसके कदम तेज स्पीड में विराज की ओर बढ़ने लगे थे। अपने मुरझाए हुए चेहरे के साथ अभिमन्यु ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज सर, मुझे इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब कभी होने। अभिमन्यु की इस हरकत को देखकर डिंपल बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली थी, लेकिन जब डिंपल ने अभिमन्यु के मुंह से विराज सर सुना तो एक पल के लिए वो भी पूरी तरह से स्टन्ड रह गई थी। अभिमन्यु का इतनी इज्जत के साथ उस इंसान का नाम लेना, उसे ग्रैटिट्यूड देना, ये सब देखकर डिंपल को इतना तो पता चल ही गया था कि उस इंसान का बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन विराज ने जिस तरह से कपड़े पहने हुए थे, उसे देखकर डिंपल को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यू, तुम कौन हो? तुरंत ही डिंपल ने विराज की ओर देखते हुए नर्वस अंदाज में पूछा। इस बारे में अब मैं क्या बोलूं? अपने ही मुंह से मुझे अपनी तारीफ करने का कोई शौक नहीं है। इस बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारे डियर हस्बैंड तुम्हें बताएंगे। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अभिमन्यु का चेहरा लटक सा गया था। डिंपल को गुस्से की नजरों से देखते हुए अभिमन्यु ने कहा, ये वही बड़े बॉस हैं जिनसे तुम मिलना चाहती थी। व्हाट?
अभिमन्यु के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर डिंपल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। डिंपल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब निकलेगी कि वो बैठे बैठे उस इंसान को ऑफेंड करेगी जिसकी वजह से उसका घर चल रहा था। जिस इंसान को उसने लफंगा समझा, वही लफंगा वही इंसान होटल द व्रिसा के बड़े बॉस निकले, जिनके पास 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। तुम बड़े बॉस कैसे हो सकते हो? तुम तो बहुत यंग हो और ऑर्डिनरी भी। मैं किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। तुम बड़े बॉस नहीं हो सकते। जो कुछ भी अभी डिंपल की आंखों के सामने हो रहा था, डिंपल को उस पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा जरूरी, डिंपल को यह बहुत अच्छे से पता था कि बड़े बॉस को ऑफेंड करने की क्या कीमत हो सकती है। अगर बड़े बॉस ने अभिमन्यु को इस नौकरी से निकाल दिया तो डिंपल के भी सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। दफा हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। अभिमन्यु को डर था कि कहीं डिंपल जोश जोश में या फिर पागलपन में और कुछ ना बोल दे जिससे बात और बिगड़ जाए। इसीलिए अभिमन्यु उसे वहां से जल्दी रवाना करना चाहता था। हालांकि विराज ने अभिमन्यु को ये करने से रोका और कड़क अंदाज में बोलते हुए कहा, अभिमन्यु, मैंने सुना है कि तुम होटल द व्रिसा में काफी कंफर्टेबली रहे हो। सही बोल रहा हूं ना, नरक का राजा? विराज सर, प्लीज प्लीज, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जान से मत मारिए। मैं नरक का राजा कैसे हो सकता हूँ? आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ विराज सर। वैसे तो अभिमन्यु विराज के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन विराज की बात सुनकर उसे एक चीज तो पता चल गई थी कि उसके आदमियों ने विराज को कुछ ना कुछ बताया है। अब कितना बताया है, कम बताया है या सब कुछ बता दिया है, ये अभिमन्यु को भी नहीं पता था। अगर उसके आदमियों ने विराज को कम बताया है तो माफीनामे से बात बैठ सकती थी, लेकिन अगर उसके आदमियों ने विराज को सब कुछ बता दिया है तो होटल द व्रिसा में उसका चैप्टर हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। नंदिनी, मैं तुम्हें अभी एक नया मिशन देता हूं। जब नंदिनी ने सुना कि विराज ने उसका नाम लिया है तो तुरंत ही नंदिनी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, विराज सर, क्या है वो? प्लीज मुझे बताइए। नंदिनी, ऐसा लगता है कि अभिमन्यु को इस होटल के मैनेजमेंट से और फाइनेंस से काफी तकलीफ है। होटल के रूल्स के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? विराज की बात सुनकर नंदिनी गहरे ख्यालों में खो गई थी। 2 मिनट बाद नंदिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज सर, अगर हमें सच्चाई पता चल जाती है तो हमें सारी पोजीशंस को रिवोक करना होगा, और अगर अमाउंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो फिर हमें कोर्ट भेजना होगा। अभी नंदिनी ने अपनी पूरी बात बोली भी नहीं थी कि तभी अचानक से अभिमन्यु विराज के सामने घुटने के बल नीचे बैठ चुका था और रोते हुए अपनी दया याचिका की भीख मांगने लगा था। विराज सर, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन वो गलतियां मुझसे तब हुई जब मैं होटल के रूल्स नहीं जानता था। अब मैंने वो सब बंद कर दिया है। विराज सर, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस होटल में अच्छा काम भी किया है। इस बेसिस पर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए विराज सर। अभिमन्यु ने विराज के सामने घुटने टेक दिए थे। 2 दिन के अंदर ही विराज ने अभिमन्यु का सारा काला चिट्ठा खोल दिया था। मानना पड़ेगा, बिजनेस की दुनिया में विराज से आगे कोई हो भी नहीं सकता था। लेकिन अब देखना यह होगा कि विराज अभिमन्यु के साथ क्या करने वाला था। क्या विराज अभिमन्यु को माफ कर देगा और अभिमन्यु को दूसरा मौका देगा, या फिर विराज अब अभिमन्यु पर भरोसा नहीं कर सकता है और उसे टाटा बाय बाय बोल देगा? क्या विराज डिंपल को ऐसे ही छोड़ देगा, या फिर अभी डिंपल को भी उसके कर्मों की सजा मिलनी बाकी थी? विराज इतना अमीर था तो ये सब उसने जानवी से क्यों छुपा रखा था? आखिर विराज के 2 भाई कहे जाने वाले सनी और प्रखर उसकी जिंदगी से कहां गायब हो गए थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।